रिबॉर्न ऑफ डेमन किंग एपिसोड 2। जहर मानव को देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर वही ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक हीरे की अंगूठी को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। तो मानव उसे अंगूठी की तरफ देखता है, तभी उसके कानों में जहर की आवाज पड़ती है जो उसे बोल रही थी, तो ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यही अंगूठी आज सगाई में पहनाओ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीरा प्रेग्नेंट है। और अगर वह प्रेग्नेंट भी है तो मुझे उसके बच्चे के जन्म देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह अपने बच्चों को जन्म दे सकती है और मैं भी उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार दूंगी। वही मानव जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो जहर को देखकर मुस्कुराने लगता है और भी जहर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो मीरा की तरफ देखता है जो कि इस समय पहले से ज्यादा मोटी दिखाई दे रही थी। शायद प्रेग्नेंट होने के कारण उसका वजन बढ़ गया था और उसे की शक्ल भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण उसने अपना जो अट्रैक्टिवनेस थी वो खो गई थी, जिसके कारण अब वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव भी नहीं होता था और वो इसी समय अपनी होने वाली पत्नी की अदला बदली करना चाहता था और वो मीरा के बजाय अब जहर के साथ सगाई करना चाहता था। मानव जब उसकी बात सुनता है तो बिना कुछ कहे वो अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा देता है और वही मीरा का चेहरा तो पीला पड़ गया था। वो इतनी ज्यादा सदमे में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मानव इतनी जल्दी हाँ कैसे कर सकता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आखिरकार वो बंधी हुई थी और वो हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहां मौजूद हर शख्स चौंक जाता है जब वह मानव का जो रूप देखता है। उन्हें मानव की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मानव इतने सालों के रिलेशनशिप होने के बावजूद भी मीरा को धोखा देगा। वही जहर जब मानव को देखती है उसके बाद वह उससे बोलता है, अच्छा हुआ कि तुमने जो अंगूठी उठा ली। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मुझे इस अंगूठी को उठाकर अब प्रपोज करो। वही मानव उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराता है और फिर आपने एक हाथ से अपने बालों को झटक देता है और अपने कदम जहर की तरफ बढ़ा देता है। उसने अपने मन में सोचा कि वो ऐसा करने से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हालांकि वो उसके पास जाकर अपने घुटनों पर नहीं बैठा था, बल्कि अपनी अहंकारी आवाज में जहर से बोलता है कि जहर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम शादी करने के लिए मानती हो तो मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा और फिर और तुम्हारे साथ सगाई कर लूंगा। मैं वादा करता हूँ उसके बाद मेरा किसी और लड़की के साथ तो क्या मेरा मीरा के साथ भी कोई रिश्ता नहीं होगा। वही जहर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वह अपना चेहरा घुमाकर मीरा की तरफ देखती है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था और वो विश्वास से मानव की तरफ देख रही थी। जहर जो मीरा को ही देख रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद वह मानव के हाथ से उस हीरे की अंगूठी को लेती है और फिर उसके साथ खेलने लगती है और फिर सबकी तरफ देखती है जो कि अपनी नफरत भरी निगाहों से उसे ही देख रहे थे, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वो उन सबको आई विंक करती है और फिर उसे अंगूठी को वहीं फेंक देती है। मानव जहर की इस हरकत के कारण चौंक गया और फिर जल्दी से वो जहर की कलाई को पकड़ लेता है और उससे हैरानी से पूछता है कि जहर, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम उस हीरे की अंगूठी की कीमत भी जानती हो? तभी जहर उस गिरी हुई अंगूठी को घूर घूर कर देखते हुए बोलती है, ओह, मुझे ये हीरे की अंगूठी पसंद नहीं है और इसका डिजाइन भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आती है और वो अपनी खतरनाक आवाज में बोलती है कि तुम मुझे एक सस्ती हीरे की अंगूठी देकर मेरे साथ सगाई करना चाहती हो। सपने देखते रहो। और तभी जहर कुछ अलग करती है और पूरे कमरे में मानव की एक दर्दनाक चीख सुनाई पड़ती है। मानव नीचे झुकता है और अपने हाथ से अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से को पकड़ लेता है और दर्द से चिल्लाने लगता है और दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वहां खड़ा हर कोई हैरानी से खड़ा था और मानव और जहर को देखे जा रहे थे। जहर ने कुछ नहीं बोला, बस किसी क्वीन की तरह अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। वही मीरा उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आज उसकी सगाई थी और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और अब वो पूरी तरह से तमाशा बनकर रह गई थी। कुछ ही समय में वहां पर बहुत लोग आ चुके थे और सामने का नजारा देखकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देख मीरा का मन कर रहा था वो जहर को जान से मार डाले। तभी सभी के कानों में मानव की गुस्से भरी आवाज पकड़ती है जो बोल रहा था, जहर सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम इतनी घटिया और बेशर्म होगी मैंने कभी नहीं सोचा, इसलिए अच्छा होगा कि ज्यादा बेशर्म मत बनो। वो दर्द के कारण जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन जैसे ही वो शांत होता है कि तभी पूरे रूम में थप्पड़ के गूंजने की आवाज आती है, क्योंकि जहर को मानव के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसका चेहरा पकड़कर उसके दोनों गाल पर जोर जोर से थप्पड़ जड़ देती है।
जहर जब मानव के गाल पर थप्पड़ जड़ती है तो उसके थप्पड़ की गूंज चारों तरफ गूंजने लगती है। वहां पर खड़ा हर शख्स हैरान रह जाता है और मानव की जिस गाल पर थप्पड़ लगा था, मानव अपने एक हाथ से अपनी उस गाल को सहला रहा था और वह गुस्से से जहर को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी वह गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि कहाँ हो सभी के सभी, क्या सभी मर गए हो? आओ और इसे जल्द से जल्द पकड़ो और मीरा के बगल में बांध दो। वहीं पर मैं देखना चाहता हूं कब तक ये खुद को इतने घमंड के साथ हमारे सामने खड़ी रख सकती है। बहुत एक है न, उसमें मुझे इसकी अकड़ तोड़नी है। तब कहीं जाकर वहां खड़े बॉडीगार्ड को होश आता है और वो जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाकर जहर को पकड़ने को होते हैं। वही जहर जिसकी डिक्शनरी में डर शब्द का नाम ही नहीं था, उसने तो कभी तनिष्क से नहीं डरा लगा था। तो फिर ये भीड़ और यह बॉडीगार्ड की तो बात ही छोड़ दो। वो उन बॉडीगार्ड को घूर देखती है और चिल्ला कर बोलती है, अच्छा तो अब तुम अपने बेवकूफ सरदार के पीछे लगकर मुझे पकड़ना चाहते हो, तो ठीक है, आओ और मुझे पकड़ो। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? अरे क्या तुम लोगों को डर लग रहा है? जिसकी बात सुनकर वो सभी बॉडीगार्ड को बहुत गुस्सा आता है। अब बात उनकी ईगो पर आ गई थी और वो जल्दी से जहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं और उसको हाथ लगाने की पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसे रूम में चारों तरफ से एक ठंडी हवा महसूस होने लगती है, जिसको महसूस करके सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ पड़ती है और वो सभी चुप हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वही जहर को भी कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। वह भी अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि रूम के डोर पर कोई और नहीं तनिष्क राठौड़ खड़ा था, जिसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे और वह घूर घूर कर उन बॉडीगार्ड को देख रहा था और मानव को देख रहा था और फिर उसकी नजर जाकर जहर के चेहरे पर टिक जाती है, जिसके चेहरे पर डर नाम की तो कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। वही तनिष्क राठौड़ को अपने सामने देखकर जहर का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। तनिष्क जहर को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है और वो सभी लोग ये बहुत ध्यान देख सकते थे। वन लोगों को तनिष्क को यहाँ देखकर सिर्फ यही लग रहा था कि तनिष्क राठौड़ सिर्फ जहर के लिए आया है, वो अपना 6 साल पहले का बदला लेने आया है। किसी को भी नहीं पता था कि जहर और तनिष्क का आमना सामना तो पहले ही हो चुका है। सभी को यही लग रहा था कि अब तनिष्क को जहर के वापस आने की बात पता चल गई है, इसलिए वो जहर को पकड़ने के लिए जहां पर आया है उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जहर तनिष्क को देखकर मुस्कुराने लगती है, वही उसकी मुस्कुराहट तनिष्क राठौड़ को सतर्क करने के लिए काफी थी, क्योंकि तनिष्क राठौड़ को पता था कि जहर उसे देखकर पहले की तरह मुस्कुराती नहीं है, बल्कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ राज जरूर छुपा हुआ होता था। वो आज यहाँ पर आया था, लेकिन जब वो जहर को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखता है तो वह अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। जैसे ही तनिष्क जहर के पास पहुंचता है तो जहर बिना कोई हिचकिचाहट के मीरा के मुंह से उस रुमाल को निकालकर फेंक देती है और उसे गुस्से से दांत पीस कर बोलती है कि जाओ और 6 साल पहले जो भी तुमने किया था वो सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि आज तो तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब बोलने के बाद वह अपना एक हाथ ऊपर उठाती है और फिर अपनी आईब्रो को सहलाते हुए अपनी खतरनाक आंखों से मीरा को देखने लगती है। मीरा के चेहरे पर तो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह घबराहट भरी नजरों से कभी जहर को देखती तो कभी तनिष्क को देखती। वही आज से 6 साल पहले हुई घटना के बारे में सुनकर तनिष्क के चेहरे पर भी सर्द एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह जहर को देखने लगता है। उसकी आंखों के सामने वो सिचुएशन आ जाती है जब उसने मानव और जहर को एक रूम में पड़ा था और जहर के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिनको देखकर उसे साफ लग रहा था कि जहर और मानव के बीच कुछ हुआ है और यह सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि जहर के कारण उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था और उसे धोखे से सख्त नफरत थी। लेकिन अब एक बार फिर से जहर के मुंह से यह सुनकर उसके मन में यही बात आ रही थी कि आखिर जहर ने 6 साल पहले की बात की, क्या सच में उसे समझने में कोई गड़बड़ हुई थी? तभी तनिष्क की आंखें हद से ज्यादा ठंडी और खतरनाक हो गई थी और वो अपनी खतरनाक आवाज में मीरा से बोलता है कि बताओ 6 साल पहले सच असल में हुआ क्या था। वही मीरा उसकी इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है कि मैं बताती हूँ उस समय क्या हुआ था। उसके बाद वो डरते हुए जहर को देखती है, जो कि गुस्से से घूर घूर कर उसे देख रही थी। तभी वो उसे बताती है कैसे 6 साल पहले जो भी हुआ था वो मेरे और मानव की रची हुई सिर्फ एक साजिश थी। हम लोगों ने रियूनियन के बहाने जहर को वहां पर बुलाया था और जब जहर की ड्रेस पर वो जूस गिरा था, वह भी मैंने वेटर से जानबूझकर ही गिरवाया था।
उसके बाद जहर को मैंने एक रूम में ड्रेस साफ करने के लिए भेज दिया था और पीछे मानव को भी वहां भेज दिया था। क्योंकि मानव का कैरेक्टर ऐसा था कि वो उसे समय बहुत बड़ा प्लेबॉय था। वो तभी ही इंडिया वापस आया था। उसे नहीं पता था कि जहर कौन है और वो तुम्हारी क्या लगती है। हालांकि मुझे इस बात से भी उम्मीद नहीं थी कि जहर इतनी ज्यादा बेवकूफ होगी कि वह हमारी साजिश में फंस जाएगी और जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो सब आपको दिखाई देगा। मैंने ही आपको कॉल करके उसे दिन वहां पर बुलाया था और आपको वही दिखाया जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जहर और मानव आपस में मिलकर आपको धोखा दे रहे थे। और इसी तरह ये बात हद से ज्यादा बड़ी हो गई थी। वही मानव जो कि अपने गाल पर हाथ रखकर नीचे बैठा हुआ था, वो घूर घूर कर मीरा को देख रहा था और फिर गुस्से से अपने दांत पीस कर बोलता है कि बकवास मत करो। क्या तुम जानती हो कि अगर तुम्हारी इन बातों के कारण तनिष्क राठौड़ को गुस्सा आया तो तुम उसका गुस्सा झेल नहीं पाओगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उसके गुस्से का शिकार होना पड़े? अपने इस गंदे मुंह को बंद रखो। वही जैसे ही तनिष्क मीरा की बात सुनता है तो उसकी चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी और तभी तनिष्क की आंखों के सामने 6 साल पहले की तस्वीर घूमने लगती है, जब उसने जहर को देखा था। जहर की हालत को देखकर भी उसने अनदेखा किया था तो उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है कि उसे एक बार उसके बारे में पता कर लेना चाहिए था। हालांकि उस समय उसने उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह अब मीरा की हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था। जब जैसे जैसे वो मीरा की बातों को सुन रहा था तो उसके चेहरे के भाव थे जो वह बदलते जा रहे थे। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुस्से से चिल्लाकर मीरा से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की। वही उसकी इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मीरा कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन मानव बजाज जो कि निराशा से उसे घूर घूर कर देख रहा था, वह धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा होता है और जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाकर जहर को पकड़ने वाला था कि तभी तनिष्क अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण मानव की एक दर्दनाक चीख चारों तरफ गूंजने लगती है और वो तनिष्क की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि तनिष्क की पकड़ जहर की पकड़ से भी ज्यादा मजबूत थी। और अपने बेटे को इस तरह से दर्द में तड़पता हुआ देखकर बजाज परिवार भी बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे और डर के मारे वो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज रात की सगाई का अंत इस तरह से होगा। वही मानव के मॉम डैड जो कि अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकते थे, वह जल्दी से तनिष्का के सामने आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे भीख मांगने लगते हैं कि वह उनके बेटे को छोड़ दे। लेकिन उन्हें उससे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वह गुस्से से उनको घूरकर देखता है और फिर उन्हें बोलना है कि रास्ते से है। जो जैसे ही ये सुनते हैं तो वह जल्दी से पीछे हो जाते हैं तो तनिष्का अपने बॉडीगार्ड को देखता है और मानव को धक्का देकर उनके पास भेज देता है, जिसके कारण मानव उनके सामने गिर जाता है तो वह बॉडीगार्ड जल्दी से मानव को पकड़ते हैं। तभी उन सभी बॉडीगार्ड्स के कानों में तनिष्क की गुस्से भरी आवाज पड़ती है, जो कि अपना फोन लेकर अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे के अंदर में सिंघानिया परिवार और बजाज परिवार को बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहता हूं। जहर और तनिष्क दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जहां तनिष्क के चेहरे पर खतरनाक भाव थे, वहीं जहर के चेहरे के भाव भी बिगड़ गए थे, क्योंकि वह ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सिंघानिया परिवार और बजाज परिवार इतनी आसानी से बर्बाद हो जाए। क्योंकि उसने जो खेल शुरू किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ था और वह ये भी नहीं चाहती थी कि तनिष्क राठौड़ उसके खेल में अपनी टांग अड़ाए। वह तनिष्क को घूर कर देखती है और फिर उसे गुस्से से अपने दांत बींचकर बोलती है कि तनिष्क राठौड़, तुम्हें मेरे खेल में अपनी घटिया टांग अड़ाने की इजाजत किसने दी और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, यह मेरा मामला है और इसे मुझे अपनी तरह से देखने दो। जैसे ही तनिष्क उसकी ये बात सुनता है तो वह कुछ नहीं बोलता। वही जहर को बजाज परिवार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रही सिंघानिया परिवार की बात तो उनके साथ अभी तक उसने अपना हिसाब बराबर नहीं किया था। जो दर्द उसने इतने सालों में सहा था वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी और वो सब कुछ भूलकर कैसे सिंघानिया परिवार को माफ कर सकती थी। यह वो सिंघानिया परिवार था जिसने बचपन से लेकर 6 साल पहले तक उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह घूरे के सिंघानिया परिवार के सभी लोगों को देखती है जिनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह सभी भी जहर को ही देख रहे थे। वही जहर अपने मन में बोलती है कि नहीं, वह इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उसने सिंघानिया परिवार के साथ खेल खेलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रही रखी थी।
वही तनिष्क को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कदम दर कदम उसे की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि जहर कुछ समझ पाती कि तनिष्क आगे क्या करने वाला है कि तभी जहर को अपने हाथों पर कुछ दर्द महसूस होता है तो जहर का ध्यान अपने हाथ पर जाता है तो वह देखती है कि तनिष्क ने अपनी मजबूर पकड़ के साथ उसकी कलाई को कसकर पकड़ हुआ था, जिसके कारण उसे अपनी कलाई में दर्द हो रहा था और इसी के साथ वो तनिष्क को गुस्से से देखती है जो कि अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर कर देख रहा था। वह जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचकर भागने की। जैसे ही जहर ये सुनती है तो उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वह तनिष्क को देखकर बोलती है कि प्रेसिडेंट राठौड़, क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार मैं तुम्हारे गैराज से किस तरह भाग गई थी और तुम कुछ भी नहीं कर पाए थे और मैंने सरेआम तुम्हारी उस सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा गर्व था कि कोई भी तुम्हारे उसे सिक्योरिटी सिस्टम के लॉक को नहीं तोड़ सकता। सच में तनिष्क राठौड़ के सामने इतना सब कुछ बोलते हुए जहर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो तनिष्क को अपनी बातों में उलझाकर अपना हाथ ऊपर उठा रही थी जो तनिष्क के गाल पर एक थप्पड़ जड़ सके। लेकिन तनिष्क को उसकी चाल का पहले ही पता चल चुका था, इसलिए वह जल्दी से उसे की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है इससे पहले कि जहर कुछ बोल पाती। तनिष्क उसे रूम से बाहर ले जाने लगता है। जहर तो उसकी हरकत देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि इस खेल की स्क्रिप्ट जिस हिसाब से उसने तैयार की थी कि वह सिंघानिया परिवार के साथ आज क्या क्या करेगी, उसमें तो उसने सिर्फ आधा ही किया था। तो वह इतनी आसानी से ऐसे कैसे वहां से जा सकती थी, लेकिन तनिष्क राठौड़ को देखकर वह समझ सकती थी कि तनिष्क इतनी आसानी से उसे छोड़ने नहीं वाला और वह यहाँ पर तनिष्क के साथ उलझ भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वह जितना ज्यादा तनिष्क को गुस्सा दिलाएगी तनिष्क का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा और सबसे ज्यादा खतरनाक ये बात उसके लिए ही थी। इसलिए वह चुप हो जाती है, लेकिन वह तनिष्क पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी क्योंकि कब तनिष्क उससे बदला लेने पर आ जाए क्या पता, इसलिए वह तनिष्क को घूर घूर कर देखने लगती है। लेकिन तनिष्क को उसके इस तरह घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जहर को वहां से ले जाकर एक फूल के पास लेकर खड़ा कर देता है। जहर अपने आसपास देखती है तो उसका ध्यान उस फूल पर जाता है। तो वह तनिष्क को देखती है जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। वह अपने दांत पीसकर तनिष्क से पूछती है कि तनिष्क राठौड़, तुम्हारा मुझे यहाँ पर लाने का क्या मतलब है? आखिर तुम मुझे जहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो तनिष्क राठौड़, जिसकी नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी, वह तो उसकी खूबसूरती को देखकर एक पल के लिए तो दंग ही रह जाता है क्योंकि जहर का चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। पहले से भी कहीं ज्यादा वो खूबसूरत लग रही थी और उसके मन में इसी समय जहर को पाने की लालसा जाग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जहर से अपने दांत पीसकर बोलता है कि जहर सिंघानिया, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो सको? जहर उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि तनिष्क राठौड़, तुम हिम्मत की बात करती हो? तुमने अब तक मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? जिस दिन तुम मेरी हिम्मत देखोगे ना, उसे दिन के बाद तुम कभी भी मेरे सामने आने से पछताओगे। जैसे ही तनिष्क उसकी बात सुनता है तो उसकी आंखें हद से ज्यादा गहरी हो जाती हैं और वह अपने दांत पीसकर जहर की कमर को छोड़कर उसके जबड़े को कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे के बिल्कुल अपना चेहरा ले जाकर करीब ले जाकर अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर उससे अपने दांत पीसकर बोलता है कि जहर सिंघानिया, अब मुझे सच सच बताओ कि उस समय क्या हुआ था? जहर जब उसकी बात सुनती है तो वह बोलती है कि हाँ हाँ, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि 6 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुमने अंदर सुना नहीं जो अंदर बोला गया था? तुम्हारी उस प्यारी शुभ चिंतक ने तुम्हें बताया ना कि 6 साल पहले क्या हुआ था? जहर की बातें सुनकर तनिष्क को अंदर ही अंदर जहर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए था और वह जहर को इसी समय जान से मार देना चाहता था। वह जहर से पूछता है कि जहर सिंघानिया, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं कि 6 साल पहले क्या हुआ था? मुझे पूरा सच जानना है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जहर को उसके इस तरह बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह बोरियत से उसके हाथ को पकड़ती है और अपनी पूरा ताकत लगाकर उसके हाथ को अपने चेहरे से दूर कर देती है और पीछे होकर अपने दोनों बाहों को क्रॉस करके तनिष्क से बोलती है कि तनिष्क राठौड़, तुम इतनी ज्यादा बेशर्म होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या जानना चाहते हो कि 6 साल पहले क्या हुआ था? उसका पूरा सच जानना चाहते हो? तनिष्क राठौड़ अपना सिर हाँ में हिला देता है। जहर उसे देखकर कुछ सोचती है। वही तनिष्क राठौड़ को काफी समय पहले ही पता था कि जहर आज सिंघानिया परिवार और बजाज परिवार की इस सगाई में जरूर आएगी क्योंकि सिंघानिया परिवार के पास कुछ ऐसा था जो कि अभी तक जहर सिंघानिया ने उनसे नहीं लिया था
और जहर सिंघानिया अपनी चीज को वापस लेने के लिए किसी भी कीमत पर यहाँ पर आएगी ही आएगी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह आज जहर को पकड़ कर ही रहेगा और उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां जाकर उसे एक अलग ही सरप्राइज मिलेगा, जहर का एक अलग चेहरा देखने को मिलेगा। वह जहर को देखा है, वही जहर उसे घूर घूर कर देख रही थी। जहर उसके करीब आकर उससे पूछता है, तनिष्क राठौर, मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि मुझ में कितनी हिम्मत है? तो तनिष्क राठौर बोलता है कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितनी हिम्मत है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मुझसे बचकर भाग सकती हो। जब तक तुम मुझे आज पूरा सच नहीं बता देती, तब तक तो मैं तुम्हें जहां से भागने नहीं दूंगा। तो जहर के होठों पर कटलाना मुस्कुराहट आ जाती है और वह तनिष्क राठौर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखती है। इससे पहले कि जहर कुछ समझ पाती, जहर उसे एक जोरदार धक्का देती है, जिसके कारण तनिष्क जाकर पूल में गिर जाता है। वही जहर की इस हरकत के कारण तनिष्क पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वह जैसे ही पानी में गिरता है तो तब कहीं जाकर उसे होश आता है और वह जल्दी से अपना चेहरा पानी से बाहर निकलता है और अपने दोनों हाथों से अपने बालों में हाथ फेरता है। उसके बाद एक हाथ से अपने चेहरे पर आए पानी को साफ करता है और घूर कर उसे दिशा में देखता है जहां से अभी अभी जहर भाग कर गई थी। वह जहर को देखकर अपने दांत पीस लेता है, वही बॉडीगार्ड जो कि अभी अभी आए थे। अपने बॉस को पूल में गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक हेड बॉडीगार्ड जिसका नाम था शिव था, वह भागकर उसके पास जाता है और उसे पुल से बाहर निकलता है। तनिष्क पुल से बाहर निकलकर अपने दांत पीसकर खुद से ही बोलता है कि जहर सिंघानिया, भाग लो जहां तक भाग सकती हो, क्योंकि तुम कभी भी मुझे बच नहीं सकती। आखिर में तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद वह अपने गार्डों के साथ वहां से चला जाता है। वही सिंघानिया परिवार और बजाज परिवार का रिश्ता अब पूरी तरह से टूट गया था। यहाँ सिंघानिया परिवार को अपनी बर्बादी के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वही बजाज परिवार भी अब ये सोच रहा था कि आखिर वो तनिष्क राठौर से बैंकरप्ट होने से कैसे बचे और कैसे तनिष्क राठौर से माफी मांगे। लेकिन अब उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सगाई पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह का डर दिखाई दे रहा था। और बजाज परिवार के लोग अब मीरा के पेट में पल रहे बच्चे को भी जन्म नहीं देने दे सकते थे, क्योंकि उसे बच्चे का अब कोई भविष्य नहीं था। और वह लोग यही फैसला लेते हैं कि वह मीरा के बच्चे का अबॉर्शन करवा देंगे। सिंघानिया परिवार भी होने की इस बात से पूरी तरह से सहमत हो जाता है। वही मीरा को भी अब इस अबॉर्शन करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने तो इस बच्चे का सिर्फ मानव से शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इस सगाई का अंत हो जाएगा। आखिर में वह भी मन ही गई अपने बच्चों का अबॉर्शन करवाने के लिए और फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है। अबॉर्शन करवाने के लिए उसके साथ मानव भी गया था। वही बजाज परिवार अपने घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि अभी भी उन्हें ये सोचना था कि आखिर वह लोग कैसे बचे तनिष्क राठौर की सजा से। वही मिस्टर सिंघानिया, जहर के पिता, जिनका नाम था धीरज सिंघानिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान थे, वह गुस्से से अपने दांत पीसकर बोलते हैं कि जहर सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? आज जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। इसी के साथ वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हैं और अपने पास खड़ी अपनी बीवी, जिसका नाम था महिमा धीरज सिंघानिया, उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हैं। रात के 10 बजे जब जहर अपने विला पहुंची, जैसे ही उसने विला में अपने कदम रखे तो उसने देखा कि त्रिश और जहर कंप्यूटर के सामने एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और दोनों भाई बहन आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बात थे। वो अपनी बातों में इतना उलझे हुए थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जहर घर आ गई है। तभी उनके कानों में जहर की आवाज पड़ती है, जो बोली, त्रिश, चाहत, बच्चे तुम दोनों कहाँ हो और क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर चाहत तो चौंक जाती है, लेकिन त्रिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही चाहत अपनी माँ की आवाज सुनकर चौंक गई और अपनी छाती थपथपाते हुए जहर से अपनी धीमी आवाज में बोली, मम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वहीं अपनी बेटी के डर वाले एक्सप्रेशन देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए जहां से, क्योंकि जितना वो अपनी बेटी को जानती थी उतना कोई नहीं जानता। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसकी बेटी जितनी दिखती में मासूम है, असल में वो उतनी मासूम नहीं है। और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी डरपोक नहीं है। और सच बात तो ये थी कि जहर बहुत ज्यादा बहादुर है और वह खुद नहीं डरती, बल्कि लोगों को बहुत डराती है। उसके डराने के तरीके भी ऐसे होते थे कि सामने वाले को हार्ट अटैक तक आ जाए।
लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल सकती थी और उसकी इस मासूमियत के नाटक को उजागर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये चाहत बहुत प्यारी थी। और फिर जहर चाहत को देखकर मुस्कुराकर उसको अपनी बाहों में उठा लेती है और उसकी गाल को चूम लेती है और बोलती है कि मेरी चाहत सबसे प्यारी है। जहां तक रही बात त्रिश की, तो वो शांति से अपने कंप्यूटर को बंद करता है और फिर उसे माँ बेटी को देखकर अपना सिर हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसकी नजरों में उसकी माँ और बहन दोनों ही बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी। वो शांति से अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस गेम खेल रहा था। जहर जब त्रिश की बात सुनती है तो वह अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर बोलती है कि हर समय गेम मत खेला करो। ज्यादा गेम खेलना तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, समझ में आई मेरी बात? जैसे ही वो ये बोलती है तो त्रिश उसकी आवाज सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है, और जैसे ही वह उसे कुछ और बोलने वाली थी तो त्रिशा को पता था कि उसकी माँ उसे लेक्चर देने वाली है, इसलिए वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या तुमने डिनर किया? अगर तुमने नहीं किया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रात का डिनर तैयार कर देता हूँ और जब तक तुम फ्रेश होकर आओगे तो आपका डिनर तैयार हो जाएगा। जहर अपने बेटे की बातों को सुनती है, उसके बाद वह चाहत को नीचे उतरकर जल्दी से त्रिश के पास आती है और उसको कसकर अपने गले लगा लेती है और फिर उसे थोड़ी दूर होकर अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ती है और उसके गाल पर एक जोरदार किस करने के बाद त्रिश की गाल पर हल्का सा काट देती है और बोलती है कि त्रिश, तुम सच में अपनी माँ की नन्ही परी हो, जो कि हमेशा उसकी हर एक काम ध्यान से करता है। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। पहले तो त्रिश अपनी माँ की बात सुनकर और अपनी गाल पर अपनी माँ को किस करते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी गालों पर किस करे या फिर उसके बालों को बिगाड़े। लेकिन फिर जब वह देखता है कि उसके साथ यह छेड़खानी करने वाली कोई और नहीं उसकी खुद की माँ है, तो वह अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर वह अपनी माँ से बोलता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से जाकर आप फ्रेश हो जाए, तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। अगर वह खाना ठंडा हो गया तो उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होगा। जहर भी अपने बेटे की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। उसे सचमुच बहुत ज्यादा भूख लगी थी, क्योंकि उसने उसे सगाई की पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था। उसका तो मांझी था कि जब वह सगाई की पार्टी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी तो वहां पर बैठकर आराम से सिंघानिया का बनाया हुआ लजीज खाना खाकर आएगी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, जो तनिष्क जैसा कुत्ता आदमी एक बार फिर से उसके सामने आ गया और उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया, जिसके कारण अब उसे तनिष्क पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि बस आज का दिन तनिष्क राठौर, तुम चैन से जी को जितना जीना है, क्योंकि कल से मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने वाली हूँ। उसके बाद वह वहां से अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो वहां जाती है तो चाहत, जो कि कब से चुप होकर अपनी माँ और भाई को देख रही थी, वो अपनी माँ के जाते ही अपने भाई की तरफ देखती है। तभी त्रिश जल्दी से एक बार फिर से अपना कंप्यूटर ओपन करता है और उसमें कुछ करता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देने लगता है, जिसमें पूछा गया था कि आप कौन हैं। चाहत जब उसे मैसेज को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से त्रिश का हाथ पकड़कर हिलाते हुए मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि त्रिश भाई देखो, ये बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारे मैसेज का रिप्लाई दिया। वही त्रिश भी उसकी बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी चाहत अपनी त्रिश भाई से बोलती है कि भाई भाई से बोलो कि जी हम लोग हैं उनके भाई बहन। तभी त्रिश, जो कि अपनी बहन को देख रहा था, जो कि अपने बड़े भाई का मैसेज देखकर बहुत ज्यादा भावुक और खुश हो गई थी, वह उसे बोलता है कि हम अभी उन्हें नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें खुद के बारे में बताया तो हम अपनी पहचान को नहीं छुपा पाएंगे। अगर हमारी पहचान सामने आई तो तुम जानती हो कि हमारी माँ एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, और हम अभी सिर्फ इस मामले पर कुछ सोच सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और तुम तो जानती हो कि अभी भी मेरी हैकिंग उतनी अच्छी नहीं है कि मैं खुद को पूरी तरह से सामने वाले इंसान से छुपा पाऊं, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला तो हमारी पहचान कभी भी सामने आ सकती है। और ऊपर से तुम जानती हो कि हमारे पापा हैकिंग में कितने ज्यादा तेज है, और वो बड़े भाई की कंप्यूटर पर हमेशा अपनी नजरें लड़ाई रखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या उन्हें हमारी इस मैसेज के बारे में पता नहीं चलेगा? वहीं चाहत, जो कि खुश हो रही थी, अपने भाई की बात सुनकर शांत हो जाती है और फिर वो उससे पूछती है, भाई फिर हमें अब क्या करना चाहिए? इस समय उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और उसके होंठ बाहर की तरफ निकले हुए थे, जो कि उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहे थे। त्रिश अपनी बहन को इस तरह से नहीं देख सकता था। वो अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाता है और फिर जल्दी से अपने कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लग जाता है और सामने स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देने लगता है। चाहत और त्रिश इस समय दोनों अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे और कनिष्क के मैसेज का इंतजार कर रहे थे कि वह आगे से क्या रिस्पांस देगा।
दोनों को अभी शांति से कंप्यूटर की तरफ देखते हुए 1 मिनट ही हुआ था कि तभी उनके कंप्यूटर पर एक मैसेज शो होता है जिस पर लिखा हुआ था नहीं। उस नहीं शब्द को देखकर त्रिश और चाहत दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जिसे चाहत का तो चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया था और वह अपने भाई को देखती है जो कि अपनी शांत आंखों से स्क्रीन पर शो हो रहे नहीं शब्द को ही देख रहा था। त्रिश एक गहरी सांस लेता है और फिर बिना कुछ बोल जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद कर देता है और फिर वो चाहत को देखता है जिसका चेहरा रोने की तरह हो गया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, फ्यूचर में अभी भी बहुत सारे मौके मिलेंगे हमें हमारे भाई तक पहुंचने के और उनके साथ रहने के, इसलिए अभी तुम इतनी सी बात को लेकर अब सैड मत हो। चाहत को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो एक बार फिर से पूछता है कि भाई फ्यूचर का क्या मतलब है, तो त्रिश उसकी बात को सुनकर उसके सिर पर टपली मारते हुए बोलता है कि बेवकूफ लड़की, मेरा मतलब है कि हम अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और अपने भाई तक पहुंचेंगे ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो और इस तरह हम अपने भाई को भी अब खुद से मिलने के लिए बना सकते हैं। जैसे ही वो ये बोलता है तो चाहत अपनी आंखों में आंसू लाकर उसे बोलता है लेकिन भाई आपने देखा ना, भाई ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया और वो हमें शायद देखना भी नहीं चाहते, देखा आपने। तो उसकी बात सुनकर त्रिश हैरान रह जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है चाहत, उन्हें भी हमारे बारे में नहीं पता, जब उन्हें पता चलेगा तो वह खुशी खुशी हमसे मिलेंगे, अभी उन्हें हमारे बारे में नहीं पता इसलिए उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वह चाहत से बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब चिंता मत करो और चलो सोने के लिए, और फिर वह उसे अपनी बाहों में उठाता है। चाहत अभी बहुत छोटी थी और उसका वजन भी कम था जिसके कारण वो उसे आसानी से उठा लेता है और फिर उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे उसके रूम में लेकर जाता है। उसके लिए चाहत बिल्कुल प्यारी सी गुड़िया की तरह थी जिसे वह हमेशा ख्याल रखता था और कोई भी चाहत को उसके होते हुए नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने आज तक कभी भी किसी अनजान आदमी या किसी अनजान लड़के को अपनी बहन के करीब नहीं आने दिया था, ना ही उसने कभी उसे किसी अनजान आदमी को अनजान लड़की को अपना दोस्त बनने दिया था। वो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव था और चाहत से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। चाहत की आंखों में आंसू देखकर ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था क्योंकि वो कभी भी चाहत की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, हमेशा उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान ही देखना चाहता था। उसके बाद वो उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है और जैसे ही वो लाइटिंग बंद करने वाला था तो उसके कानों में चाहत की आवाज पड़ती है और फिर वो त्रिश से पूछता है भाई क्या आपको लगता है कि भाई भी आपकी तरह ही गुस्से वाले होंगे? तो त्रिश उसकी बात सुनकर बोलता है कि मुझे नहीं पता, अब चुपचाप सो जाओ, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो चाहत अपना सिर हाँ में हिला देती है पर कुछ समय के बाद ही त्रिश के कानों में चाहत की धीमी सांसों की आवाज पड़ती है जिसे को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह नीचे झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे को चूमता है और फिर डिम लाइट ऑन करके उसे रूम का दरवाजा बंद करके वो रूम से निकल जाता है। तभी चाहत जो कि सोने का नाटक कर रही थी वह उठकर बैठ जाती है और फिर वह अपने मन में ही बोलती है कि भाई मैं अपने भाई को किसी भी तरह से वापस लाकर ही रहूंगी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उधर दूसरी तरफ राठौर परिवार के मैंशन में कनिष्क राठौर अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आज की पहली बार हुआ था जब कोई उसको ट्रैक करने की कोशिश की थी और उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने आज पहली बार ही कोई गेम खेलने की प्लानिंग की थी लेकिन जैसे ही वो गेम खेलने के लिए गया तो कोई जानबूझकर उसे चारों तरफ से घेर रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वह उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने उस इंसान से लड़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह दोनों लड़ रहे थे तो किसी भी पक्ष को फायदा नहीं हुआ और दोनों में से फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी त्रिश ने कनिष्क को मैसेज भेजा था। जब कनिष्क के कंप्यूटर के स्क्रीन पर वह मैसेज शो होता है तो वह एक पल के लिए शांत हो जाता है। मुझे आपसे मिलना है, क्या आप हम लोगों से मिल सकते हैं? जैसे ही वो ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। आखिरकार वह राठौड़ परिवार का अगला वारिस था, वह यूं ही किसी से मिलने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? क्या पता कि कोई दुश्मन हो। इसलिए वो तुरंत इस बात के लिए राजी नहीं होता और मना कर देता है और फिर बिना मन के वह अपने कंप्यूटर को बंद कर देता है और अपनी आंखें बंद करके वही चेयर पर बैठ जाता है। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया जाता है जिसको देखकर वह अपनी नजरें आंखें खोल लेता है लेकिन फिर भी उसने अपने रूम के डोर की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बल्कि उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे थे उसे बिल्कुल भी के पसंद ना हो। उसने सामने वाले इंसान पर अपनी एक नजर तक नहीं डाली थी कि उसके रूम में कौन आया है। तभी कनिष्क अपने दांत बींचकर अपनी गुस्से और तेज आवाज में बोलता है,
चली जाओ यहाँ से। तभी उसके कानों में किसी की कोमल आवाज पड़ती है, एक सुंदर लड़की जिसके चेहरे पर इस समय अमीरी का घमंड साफ देखा जा सकता था। वह अपनी धीमी आवाज में बोलती है कि मैं हूँ कनिष्क, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आई हूँ। तभी कनिष्क, जो कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, वो फिर भी उसे एक नजर नहीं देखता और बिना उसकी तरफ देखकर ही अपने दांत बींचकर बोलता है, मिस समीरा, क्या खुराना परिवार ने आपको ये नहीं सिखाया कि बिना किसी की इजाजत के उसके रूम में नहीं जाना चाहिए? जैसे ही समीरा ये सुनती है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और इस समय उसका चेहरा काला पड़ गया था। हालांकि कनिष्क के ये बोलने पर भी समीरा कुछ नहीं बोलता और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। कनिष्क जहर और तनिष्क का बेटा था। जब तनिष्क और जहर का डाइवोर्स हुआ और जहर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी, तब समीरा को लगा था कि अब वो मिसेज राठौड़ बन सकती है, लेकिन उसे इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि 8 महीना के बाद ही जहर अपने पीछे तनिष्क के लिए एक बेटा छोड़ जाएगी, जिसे राठौड़ परिवार का अगला वारिस भी घोषित कर दिया गया था। पिछले साल से समीरा ने बहुत कोशिश की थी राठौड़ परिवार और मिस्टर ओल्ड राठौड़ के मन में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की। हालांकि राठौड़ परिवार उसे अच्छा समझता था और साथ में तनिष्क भी उसे को हमेशा खुश रखता था। समीरा ने सबके सामने यही कोशिश की थी कि सभी घर वालों के वो कनिष्क से बहुत प्यार करती है और उसका ख्याल रखती है और उसे हमेशा एक माँ का प्यार देगी। उसने हर संभव कोशिश की कि ओल्ड मिस्टर राठौर उसकी और तनिष्क की शादी के लिए मान जाए और अब उसे बात का डर था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ ना किया तो उसका ही कुछ हो ना जाए। इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रही थी कनिष्क को खुश करने की और अब वो जो भी समझ गई थी कि अगर उसे जल्द से जल्द मिसेज तनिष्क राठौड़ बनानी है तो उसे कनिष्क को अपनी साइड करना होगा। इस बार ओल्ड मिस्टर राठौड़ बीमार थी और उनकी बीमारी का कारण भी बहुत ज्यादा गंभीर था और इस समय के दौरान उसने उनका बहुत ख्याल रखा और हमेशा उनके सामने एक अलग ही लड़की बनकर रही। इस समय समीरा कनिष्का के रूम में खड़ी थी और उसने कनिष्क की इतनी कठोर आवाज सुनकर अपनी आंखें नीचे कर ली थी। उसकी आंखों में उसके खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने खतरनाक इरादों को जल्दी से छुपा लेती है। एक बार अगर उसकी इस परिवार में शादी हो जाए तो वह जल्दी से कनिष्क को अपने रास्ते से हटा सकती थी और वह जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि तनिष्क राठौड़ के और अपने बच्चों को जन्म देने की। लेकिन अभी तक तनिष्क उसके करीब नहीं आया था। अगर ऐसा ना हुआ तो उसके लिए ये बहुत बुरा था और उसने अपने मन में ये बहुत पहले ही प्लान बना लिया था कि राठौड़ परिवार का अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा होगा। अपनी आंखों के सामने खड़े इस कठोर बेटे को, जो कि जहर का बेटा था, इसे तो वह बिल्कुल भी राठौड़ परिवार का उत्तराधिकारी बनने नहीं दे सकती थी। लेकिन जल्दी ही अपने खतरनाक इरादों को छुपाकर वह अपनी कोमल आवाज में कनिष्क से बोलता है, कनिष्क, तुम्हारे पिता ने मुझे कहा है कि तुम्हें आज दूध पीने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे खास तौर पर प्यार करके लाई हूँ। प्लीज इसे पी लो। और इसी के साथ वह दूध के गिलास को कनिष्क की तरह बढ़ा देती है, जिसे देखकर कनिष्क का चेहरा हाथ से ज्यादा ठंडा हो गया था और वह उसे बोलता है कि मैं दूध नहीं पीता। तो समीरा उसे बोलती है कि बस थोड़ा सा दूध पी लो। लेकिन ना, जब वह देखती है कि कनिष्का अपनी ठंडी नजर से उसे ही घूर कर देख रहा है तो वह एक पल के लिए शॉक हो जाती है और डर जाती है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता की तरह ही ठंडी थी। उसके पैरों के तलवे पसीने से भीगे हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल का बच्चा, जो कि दिखने में बिल्कुल मासूम है, इस समय उसके सामने तनिष्क राठौर का दूसरा रूप खड़ा होगा, जो कि हद से ज्यादा खतरनाक और कठोर लग रहा था। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे कि किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। समीरा कनिष्क का इतना ज्यादा खतरनाक रूप देखकर डर रही थी और हकला रही थी। तभी उसके कानों में कनिष्क की डरावनी आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रहा था कि मिस खुराना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आओगी और इससे मुझे खुश कर सकोगी और मेरे पापा से आसानी से तुम शादी कर पाओगी? क्या तुम सपना देख रही हो? उसके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समीरा का मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद समीरा के मन में जो छुपे हुए इरादे थे उन्हें सामने ला दिया था और वह इस समय बुरी तरह से कनिष्क को घूर कर देख रही थी। लेकिन फिर भी वह एक अच्छे इंसान होने का नाटक करते हुए बोलती है कि कनिष्क बेटा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रही हूँ और इसका तुम्हारे डैडी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच में तुम्हें अपने बेटे की तरह पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे अपनी माँ मान लो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन जो असलियत थी वो कनिष्क बहुत अच्छे से जानता था। वह अपने कदम आगे बढ़ती है और फिर कनिष्क की तरफ दूध का गिलास करते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम दूध पी लो और फिर सो जाना। कनिष्क उसकी तरफ देखकर आसानी से बोलता है, ठीक है,
हालांकि जैसे ही कनिष्क उसके हाथ से दूध का गिलास पकड़ता है तो अगले ही पल कनिष्क बिना किसी बात की परवाह किए और बिना किसी झिझक के उस पूरे दूध के गिलास को समीरा के ऊपर उड़ेल देता है। दूध गर्म था जिसके कारण समीरा की चीख निकल जाती है और उसकी स्किन भी झुलस जाती है और वहां पर रेड निशान पड़ जाते हैं और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ अभी अभी क्या किया, लेकिन जब उसे समझ आता है तो वह इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके साथ ऐसी बदतमीजी करे। उसके चेहरे के भाव जो पहले कोमल दिखाई दे रहे थे इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक थे और वो घूर के कनिष्क को देखती है और वह उसे बोलती है कि कनिष्क, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुमसे निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं है? लेकिन कनिष्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपने ठंडा चेहरे के साथ उसे देखता रहता है जैसे कि उसके नजरों में हो सके कोई इज्जत ही ना हो। उसके चेहरे को देखकर तो समीर को यही लग रहा था जैसे कि वह अकेली ही है जो के बोल रही है। वो कनिष्क को घूर कर देखती है और फिर वो जो कि इतने सालों से कनिष्क को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रही थी और वो कनिष्क पर चिल्लाते हुए बोलती है, कनिष्क राठौड़, तुम एक नाजायज बच्चे हो जिससे कि मां मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात और परिवार के उत्तराधिकारी हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो भूल जाओ। वो ये सब कनिष्क को परेशान करने के लिए बोल रही थी। कनिष्क के सामने कोई भी उसकी मां का जिक्र नहीं करता था क्योंकि सभी को पता था कि कनिष्का अपनी मां से कितना ज्यादा प्यार करता है और वह अपनी मां के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जहां तक कि तनिष्क राठौड़ खुद भी जहर का नाम अपने बेटे के सामने नहीं लेता था। लेकिन आज समीरा ने जे करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और वो कनिष्क पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तनिष्क राठौड़, तुम एक मनहूस हो। तुम्हारे इस घर में आने से दादाजी गिर गए और उनके सिर पर चोट आई और वो इस समय मौत की कगार में है। अगर तुम्हारे दादाजी को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें पता है कि तुम क्या होंगे? तुम उनके हत्यारे होगे। वही उसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी और उसके बोलने का लहजा भी बहुत ज्यादा कठोर था और वो बार बार कनिष्क पर इल्जाम लगाए जा रही थी और उसे यही बोल रही थी कि तुम एक हथियार हो, तुम एक मनहूस हो जिसने अपने दादाजी की जान लेने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, बस एक बार मेरी शादी तनिष्क से हो जाने दो। उसके बाद मैं तुम्हें एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें अगले दिन ही विदेश में बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी और तुम्हें वही करने के लिए छोड़ दूंगी और तनिष्क को कभी भी तुमसे मिलने नहीं दूंगी। उसे की बातें इतनी ज्यादा दर्दनाक थी जिनका सुनकर तनिष्का के दिल में भी दर्द हो रहा था क्योंकि वह अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपनी मां को खोने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पापा से कभी दूर हो जाएगा, लेकिन वह देख सकता था कि इस समय समीरा की आंखों में उसे क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी जो कि कभी भी ये कर सकती थी। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी। समीर ये बात तो भूल ही गई थी कि वह एक सबके सामने एक अच्छी और संस्कारी लड़की होने का दिखावा करती आई थी। इस समय उसने उन सभी दिखावे को दूर करके एक घटिया सोच वाली लड़की का चेहरा कनिष्क के सामने ला दिया था जिसका उसे एहसास तक नहीं था। अब आगे जो भी होने वाला था इसका उसे अंदाजा नहीं था। कनिष्क और समीरा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और जब समीर कनिष्क पर चिल्ला रही थी तो कनिष्क से ये बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, समीरा खुराना, अभी के अभी मेरे रूम से वरना बाहर निकालो। अगर तुम नहीं गई तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उसकी आवाज हद से ज्यादा खतरनाक थी और वह गुस्से से चिल्ला रहा था क्योंकि उसने कब से अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन समीरा की जो कि अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी जिसके कारण आखिरकार वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसे पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है। तभी उन दोनों के कानों में एक गहरी मगर ठंडी आवाज पड़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो दोनों का ध्यान रूम के डोर की तरफ जाता है। यहाँ पर तनिष्क खड़ा होकर गुस्से से उन्हें घूर कर देख रहा था और फिर वो कनिष्क को देखते हुए रूम के अंदर आता है और देखता है कि दूध फर्श पर बिखरा हुआ था और दूध का गिलास भी वहीं जमीन पर गिरा हुआ था और समीरा के हाथों और आधे शरीर पर दूध गिरने के निशान थे और कुछ रेड कलर के भी निशान थे और वो कांप रही थी। और वही उसकी जो नौटंकी देखकर कनिष्क अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेता है और फिर अपनी घृणा और नफरत भरी आंखों से उसे देख रहा था और अगर उसका बस चलता तो वो सच में उसकी जान भी ले सकता था। वही तनिष्क की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो समीरा भी जम सी गई, लेकिन अगले ही पर वह अपने चेहरे के भाव चेंज कर लेती है और अपनी नर्म आवाज में तनिष्क से बोलती है कि यह कुछ भी नहीं है और इतने नाराज मत होइए। और फिर वो उसके पास पहुंची और बिल्कुल उसके करीब आ गई। वही कनिष्क अपने पिता और समीरा को एक नजर देखता है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि वह वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। तभी उसके कानों में समीरा की आवाज पड़ती है,
जो कि तनिष्क से बोल रही थी कि मुझे लगा कि आपको आने में देर होगी, इसलिए मैं पहले ही कनिष्क के लिए दूध गर्म करके लेकर आई थी। शायद मैंने इसे ज्यादा गर्म कर दिया था, इसलिए इसने उसे नहीं किया। एक तौर पर तो वह से समझ रही थी और अगले ही पल वो उसे भड़का भी रही थी। जेड अगर कोई समझने वाला हो तो वह साफ समझ सकता था कि समीरा क्या चाल चल रही है। समीरा ने पूरी बात को तोड़ मरोड़ कर तनिष्क के सामने रखा था और तभी वो एक बार फिर से बोलता है कि हो सकता है कि कनिष्क मुझसे गुस्सा हो गया हो, क्योंकि मैं उसे बार बार दूध पीने की जिद कर ली थी, इसलिए उसने मुझे धक्का दे दिया, जिसके कारण दूध का गिलास मेरे हाथ से छोड़कर नीचे गिर गया और दूध बिखर गया। उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने कनिष्क से क्या क्या बोला था। जैसे ही कनिष्क ने उसकी बातें सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गया और वह गुस्से भरी निगाहों से समीरा की तरफ घूर कर देखने लगा। उसकी आंखें उसे पर ही टिकी हुई थी, जिनमें नफरत, जो कि शायद कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी, साफ दिखाई दे रही थी। कनिष्क तनिष्क का ही बेटा था और वह अच्छे से समझ रहा था कि समीरा तनिष्क और उसके बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह उसके पिता को दिखाई नहीं दे रहा था। कनिष्क समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, चाहे समीरा उसे खुश करने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन कनिष्क का रवैया उसके लिए हमेशा ही रूड रहता था। वही तनिष्क जब समीरा की बात सुनता है तो उसके चेहरे के बाद गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वह जानता था कि उसने कनिष्क को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है और अब वो इतना ज्यादा बेलगाम हो गया है कि वो समीरा से भी बदतमीजी कर रहा है। उसे नहीं लगा कि उसे अपने बेटे से भी पूछ लेना चाहिए कि सच क्या है, बस उसे तो इस समय समीरा की बातों पर विश्वास हो गया था। वो कनिष्क पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि कनिष्क राठौड़, समीरा आंटी से माफी मांगो। तो कनिष्क, जो कि अपने पिता की तरफ देख रहा था, उसे की आंखों में निराशा साफ देखी जा सकती थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर भींचा हुआ था और वो अपनी पूरी क्रूड आवाज में बोलता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो इस समय बहुत ज्यादा जिद्दी था और वो कभी समीरा के सामने अपना सिर नहीं झुकने देता। वही तनिष्क को उम्मीद नहीं थी कि कनिष्क सीधा सीधा माफी मांगने से मना कर देगा, जिसके कारण तनिष्क को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने कदम कनिष्क की तरफ बढ़ा देता है। जब समीर तनिष्क को कनिष्क तरफ जाते हुए देखती है तो वह जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे मनाते हुए बोलती है कि तनिष्क, नाराज मत हो। कनिष्क अभी एक बच्चा है और बच्चे के साथ इतनी रूड बिहेव से पेश मत आओ। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। इस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कनिष्क की बहुत ज्यादा चिंता हो, जिस किसी को भी विश्वास हो जाएगा कि वो सच में कनेक्ट से प्यार करती है। हालांकि इसकी यह नौटंकी कनिष्क बहुत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि समीर तो मन से चाहती ही यही थी, कान कनिष्क मर जाए। तभी उसके कानों में तनिष्क की ठंडी आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रहा था, मेरा हाथ छोड़ो। उसकी निगाहें हद से ज्यादा ठंडी थी और वह समीरा को घूर घूर कर देख रहा था। जब समीरा उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनती है तब उसका हाथ छोड़ देती है। तनिष्क अपने कदम कनिष्क की तरह बढ़ाता है और उसके बिल्कुल करीब चला जाता है और फिर उसे घूर कर देखता है। दोनों बाप बेटे इस समय आमने सामने खड़े थे। तभी तनिष्क कनिष्क को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, कनिष्क राठौड़, चाहे तुम इसे पसंद करो जा ना करो, तुम्हारी माँ तो सिर्फ और सिर्फ समीरा ही बनेगी। अच्छा होगा कि तुम इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम समीरा की डिसरिस्पेक्ट करो। तनिष्क और कनिष्क दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जहां तनिष्क कनिष्क को गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था, वहां आज कनिष्क की आंखों में अपने पिता के लिए नाराजगी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तनिष्क ने अपने बेटे को खुद को समझने का एक मौका भी नहीं दिया था और वह सिर्फ उसे अपनी ऑर्डर देने वाली आवाज में बोल रहा था कि कनिष्क, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समीरा आंटी से माफी मांगो। तुम्हें हर हालत में उसे से माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जैसे ही कनिष्क अपने पिता की यह बात सुनता है तो वो गुस्से से अपने दांतों को भींच लेता है और फिर अपनी एरोगेंट आवाज में अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि डैड, अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो भी मैं इस औरत से माफी नहीं मांगूंगा। अब उसके पास आगे बोलने के लिए और कोई बात नहीं थी। वह अपनी इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि वह समीरा से माफी नहीं मांगेगा, अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ जाए ना, तो भी वह कभी भी समीरा के सामने नहीं झुकेगा और ना ही उससे माफी मांगेगा। कनिष्क के बोले हुए ये शब्द तनिष्क के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी थे। अब उन दोनों बाप बेटे के बीच बात करने के लिए और कोई भी टॉपिक नहीं बचा था, तो तनिष्क गुस्से से उसे बोलता है कि ठीक है, अब जब तुम माफी मांगना ही नहीं चाहते तो अपनी सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। अब नीचे हॉल में जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और सुबह होने तक तुम वैसे ही बैठे रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि तनिष्क कनिष्क को कोई सजा दे और वो हमेशा ही उसे लाड प्यार के साथ रखता था और हमेशा उसे बिगाड़ता रहता था।
लेकिन आज वो सिर्फ एक घटिया लड़की के लिए अपने बेटे को सजा दे रहा था, यहाँ तक कि वो सच जानने को भी प्यार नहीं था, जिसके बारे में सोचकर ही कनिष्क के मन में अपने पिता के लिए थोड़ी सी कड़वाहट भी भर रही थी। वो अपनी कड़वाहट भरी नजरों से अपने बाप को देखता है और फिर बिना ये सोचे कि वो उसका पिता है, वो अपने पापा को एक जोर का धक्का देता है, जिसके कारण तनिष्क दूसरी साइड हो जाता है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा आज उसके साथ ऐसा करेगा। उसके बाद कनिष्क तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब वह रूम से बाहर जाता है तो उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी और उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखों से आंसू तक नहीं बहने दिया था। जितना ज्यादा वह अपना खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, उतनी ही ज्यादा वह अपनी माँ के लिए तरस रहा था कि अगर उसकी माँ यहाँ उसके पास होती तो उसे इतना कुछ सहना ना पड़ता। इस समय उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी, लेकिन उसके पास इस समय उसकी माँ नहीं थी, उसके कंधे का सहारा नहीं था जिसे के कंधे पर वह अपना सिर रखकर रो सकता। इसलिए उसने अपने मन में यही सोचा था कि वो समीर जैसी पाखंडी औरत से माफी मांगने से अच्छा है कि वो हाल में जाकर अपने घुटने टेकना पसंद करेगा और अपनी सजा भुगत देगा। अगर उन दोनों को लगता है कि वह उनसे माफी मांगेगा तो के सिर्फ सपने में हो सकता था, क्योंकि वह अपने होशो हवास में कभी भी समीर से माफी नहीं मांगने वाला था। वहीं दूसरी ओर तनिष्क, जो कि अपने बेटे के ऐसे व्यवहार के कारण थोड़ा सा गुस्से में था, वो अपने दांत पीसकर यही बोल रहा था कि उसका ये बेटा बिल्कुल जहर पर गया है, जो कि उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। तभी उसके कानों में समीरा की आवाज पड़ती है, जो कि उसे अपनी सिडिक्टिव आवाज में बोल रही थी कि कनिष्क तो बस अभी एक बच्चा है, तुम उसे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। हालांकि वो इसी के साथ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इससे बहुत ज्यादा खुश थी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजती हूँ जो उसे समझा देगा। तो तनिष्क अपने गुस्से भरी आवाज से उसे बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है किसी को उसके पास भेजने की, जब उसे सजा मिलेगी और वह अपने घुटने टेकेगा तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वही एक नौकरानी कनिष्क के रूम में सफाई करने आई थी, जिसको कनिष्क के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने मन में बोलती है कि काश जहर मैं आज यहाँ होती तो वो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने देती। उसे समीरा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही समीरा बिल्कुल भी कनिष्क के पास किसी को नहीं भेजने वाली थी। क्यों वो उसके पास किसी को भेजती, वह तो चाहती ही यही थी कि यह सब हो, इसलिए वह अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी और वह तो सिर्फ तनिष्क के सामने अच्छी होने का दिखावा कर रही थी। जैसे ही वह दोनों उसे रूम से जाते हैं तो वह नौकर जो कि वहां सफाई करने के लिए आया था वह भी वापस चला जाता है। वहीं रूम से बाहर निकालने के बाद समीरा तनिष्क को देखते हैं और उसे पूछती है कि तनिष्क, क्या तुम आज रात मुझे वापस नहीं जान देने वाले? क्या तुम भी आज यहीं पर रुकोगे मेरे साथ मेरे रूम में? हालांकि कई सालों से वो तनिष्क के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन ये बात भी थोड़ी सी अजीब थी कि तनिष्क ने कभी भी उसे छुआ तक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही ना हो, क्योंकि वह कभी भी उसे के करीब नहीं जाता था, जिसके कारण समीर को थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं तनिष्क उसे छोड़ ना दे। इतने सालों में समीरा ने तनिष्क के करीब आने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन वो कभी भी तनिष्क के साथ हम बिस्तर नहीं हो पाई थी और ना ही तनिष्क को उसकी बॉडी में कोई इंटरेस्ट था। वो हर बार उसे बहकने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी उसे बहका नहीं पाई थी। तभी वो अपनी सिडिक्टिव आवाज में तनिष्क का नाम पुकारती है, तनिष्क। उसके बाद वो उसके और भी करीब आ जाती है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से सटाकर उसकी बॉडी से रगड़ने लग जाती है और उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। वो सबकी हरकतें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन फिर भी तनिष्क को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और उन दोनों के बीच सिर्फ कपड़ों का फैसला था। रूम में पहुंचने से पहले ही उसने तनिष्क की शर्ट के बटन एक एक करके खोल दिए थे और जैसे ही वह अपना दूसरा हाथ नीचे ले जाकर उसकी बेल्ट के बटन पर रखती है तो बेल्ट एक क्लिक के साथ खुल गई। तनिष्क भी एक आम आदमी ही था, तो वह कैसे समीरा की इन हरकतों से इफेक्ट ना होता। उसके चेहरे के भाव भी बदल गए थे। वही उसके चेहरे के बदलते भावों को और उसकी उत्तेजित भरी नजरों को देखकर समीरा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसको और भी खुद से सटाकर अपने एक हाथ से उसकी अपर बॉडी को सहलाने लगती है। कभी वह अपनी पतली उंगलियों से उसके एप्स को सहलाती तो कभी उसकी उंगलियों को धीरे धीरे उसकी मस्कुलर सीने पर ले जाती और कभी अपने होठों को उसके सीने पर रखकर रब करने लग जाती, जो कि तनिष्क के अंदर की आग को जला रही थी। और साथ में वह अपने होठों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस भी कर रही थी, लेकिन तनिष्क अभी भी वैसे ही खड़ा था। तभी उसके कानों में समीरा की सिडिक्टिव आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रही थी कि तनिष्क, क्या हम जल्दी ही शादी कर रहे हैं? जैसे ही तनिष्क उसकी बात सुनता है तो वह अपनी नजरें नीचे करके उसकी तरफ देखने लगता है
और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और जल्दी से उसे कमरे में ले जाता है और वही समीर भी अपनी दोनों बाहों को उसके गले में डाल देती है और वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को चूमने लग जाती है, जिसके कारण तनिष्क को एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जैसे ही उस रूम में लेकर जाता है तो समीरा के चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली छा जाती है। उसे लगता है कि आज उन दोनों के बीच वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। अगर आज रात वो दोनों एक हो जाते हैं तो वह जल्द से जल्द तनिष्क से शादी कर लेगी और फिर मैसेज राठौर का किताब सिर्फ और सिर्फ उसका होगा और उसे उसकी पोजीशन कोई भी नहीं छीन सकता। वो इसी बात के बारे में सोचकर हद से ज्यादा खुश हो जा रही थी। जैसे ही तनिष्क उसे बेड पर लेटा है और खुद उसके ऊपर आता है, लेकिन जैसे ही समीरा अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाकर चूमने वाली थी कि तभी तनिष्क, जिसके अंदर एक आग लगी हुई थी, वो एकदम से शांत हो जाती है और वो जल्दी से समीरा के ऊपर से उठ जाता है और अपनी रूड आवाज में उससे बोलता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम आराम करो। वहीं समीरा, जिसे लग रहा था कि आज उसके और तनिष्क के बीच सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तनिष्क ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी थी। वो तो अभी भी हैरानी से तनिष्क को देखे जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तनिष्क अपनी बेल्ट के बटन को लगाते हुए उसके रूम से बाहर निकल गया। वही उसकी जाती हुई पीठ को देखकर समीरा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वही पास में रखे हुए फ्लावर पोट को उठाकर उसके पीछे फेंकते हुए बोलती है, तनिष्क राठौर, तुम मुझसे हमेशा ही दूर क्यों भागते हो? आखिर हमारी जापड़ी शादी होने वाली है, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आते, आखिर क्यों? मुझे जवाब चाहिए। तनिष्क राठौर इस समय अपने रूम में था और वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इस समय उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार जहर का चेहरा ही घूम रहा था और वह उसने उसे भुलाने के लिए खुद को काम में बिजी भी कर लिया था। लेकिन फिर भी जहर का वो खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसके कारण अब वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपने मन में कुछ सोचता है, उसके बाद वह अपना फोन उठाता है और अपने फोन में जहर का नंबर निकाल लेता है। जहर ने 6 साल पहले से लेकर अब तक अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया था और जब तनिष्क उसका नंबर देखता है तो वह अपने मन में सोचता है कि क्या जहर ने अपना नंबर चेंज किया होगा या फिर अभी भी उसका नंबर यही है। वो यही सोच रहा था और फिर उसके मन में एक बात आती है कि अब वो इतना ज्यादा गुस्सा भी सिर्फ और सिर्फ जहर के कारण हुआ है, तो अब उसके गुस्से को भी शांत सिर्फ जहर ही करेगी। इसलिए वह जहर का नंबर डायल कर देता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। कॉल कट हो जाता है तो तनिष्क एक बार फिर से कॉल करता है तो जहर उसकी कॉल काट देती है। इसी तरह कम से कम तनिष्क 10 बार जहर को कॉल करता है, लेकिन जहर उसकी कॉल हर बार काट देती है। एक तो जहर को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, ऊपर से तनिष्क पर उसे गुस्सा आ रहा था जब वह देखती है कि तनिष्क उसे परेशान से परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। वही जब तनिष्क एक बार फिर से उसे कॉल करता है तो इस बार उसे पता चल जाता है कि जहर ने बिना किसी वार्निंग के और उसे सीधा ब्लॉक कर दिया, जो कि उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। वो गुस्से से अपने रूम का सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वह अपना फोन उठाता है और अपने असिस्टेंट रोहित का नंबर डायल करता है। वही रोहित जो कि आराम से अपने घर पर सोया हुआ था। जब उसके कानों में अपने फोन की रिंग होने की आवाज पड़ती है तो वह बिना आंखें खोल ही अपना फोन उठाकर कॉल पिक करके अपने कान से लगा लेता है। लेकिन जैसे ही उसके कानों में सामने से तनिष्क की खतरनाक आवाज पड़ती है तो वह हड़बड़ा कर उठ जाता है और पूछता है, बॉस बॉस क्या हुआ? तो तनिष्क गुस्से से उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ सुबह होने तक का वक्त है। अगर तुमने जहर की मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं करवाया तो मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है और अपना सामान पैक करके अफ्रीका चले जाना और वहीं पर तुम काम करोगे। जैसे ही रोहित उसकी बात सुनता है तो उसकी आधी खुली आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वह रन सूरत बनाकर अपने फोन को देखा है। जब वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था कि तभी फोन कट हो जाता है और वह अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और खुद से बोलता है कि ये मेरा जलाद बॉस सच में बहुत ज्यादा खड़ूस है। क्या कोई रात को ऐसे कॉल करके जगाता है? अब चलो भाई, मुझे इसका काम करना ही होगा वरना ये सच में मुझे अफ्रीका भेज देगा। हालांकि एक कोमा में मौजूद इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे यह काम करना था क्योंकि उसके बॉस के खास ऑर्डर थी। इसलिए वह किसी को फोन करता है और अपना काम करने का बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपना फोन बेड पर फेंक कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और शोभा ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ वही दीवार पर टिका कर अपनी आंखें बंद करके बोलता है कि जहर सिंघानिया, अब देखता हूं कि तुम आगे क्या करती हो।
उधर दूसरी तरफ जहर इस समय पलथी मारकर अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसने अपनी एक हाथ पर अपनी ठुड्डी को टिकाया हुआ था और साथ में वह अपने फोन को घूर घूर कर देख रही थी और उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। हालांकि इस तरह तनिष्क के बार बार उसे परेशान करने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तनिष्का के चेहरे पर जो भाव थे उनके बारे में सोचकर उसे खुश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। और फिर जब वो देखती है कि फाइनली उसने तनिष्का को ब्लॉक करके उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। रात की 11 बजे जब तनिष्का अपने रूम से बाहर आता है तो बटलर, जो कि कब से उसके रूम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वो जब तनिष्क को देखता है तो वो जल्दी से उसे बोलता है, प्रेसिडेंट सर, छोटे साहब पूरे 3 घंटा से अपने घुटनों के बाल बैठे हुए हैं। वो अभी सिर्फ 6 साल के बच्चे हैं और अगर ओल्ड सर अभी अपने होश में होते तो वह कभी भी अपने पोते के साथ ऐसा नहीं होने देते। प्लीज आप उनको उनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए, वो अभी भी एक बच्चे हैं और ऊपर से आप भी जानते हैं कि वो कमजोर है। जब तनिष्क उस बटलर की बात सुनता है तो वह अपनी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और उसे बटलर के साथ नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। जब वह हॉल में पहुंचता है तो वह देखता है कि कनिष्क इस समय अपनी गर्दन सीधी करके अपने घुटनों के बाल बैठा हुआ था और उसे पहले ही पता चल चुका था कि तनिष्क राठौड़ वहां पर आ चुका है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप की तरफ एक नजर तक नहीं देखा, जिसके कारण तनिष्क अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है और उसके पास जाकर अपने दोनों हाथों को अपने लोअर की जेब में डालकर ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है और फिर अपनी धीमी आवाज में उससे पूछता है कि कनिष्क, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि तुमने क्या गलती ही की है? तो कनिष्क जो के साथ था वह अपनी साथ आवाज में उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कौन सी गलती की थी। इसी के साथ वह अपनी पीठ को भी बिल्कुल सीधा कर लेता है और बिल्कुल जिद्दी बच्चे की तरह ही तनिष्क के साथ बिहेव कर रहा था। उसने अपनी बात बोलने के बाद भी तनिष्क की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी निगाहों को फर्श पर टिका दिया। वो अब तनिष्क को देखना भी नहीं चाहता था और चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। और उसने ये भी नहीं बोला कि वह समीरा से माफी मांगेगा, जिसके कारण अब तनिष्क का चेहरा काला पड़ गया था। वह अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा किस पर गया है, मैंने तो उसे कभी भी ऐसी हरकतें करना नहीं सिखाया था। उसे की नजरों में आज तक कनिष्क हमेशा चालाक और आज्ञाकारी बच्चा था, लेकिन वह उतना ही जिद्दी था और वह अपनी जिद के कारण किसी के सामने भी अपनी गर्दन नहीं झुकता था। दोनों बाप बेटे अभी भी एक दूसरे के सामने थे और दोनों ही अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते थे। और जब तनिष्क ये देखा है तो वह भी कनिष्क के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और घूर घूर कर उसे देखने लगता है। उसे हैरानी भी हो रही थी कि आखिर इसका जिद्दी शबाब उसे किसी से मिला है। तभी अचानक से तनिष्क की आंखों के सामने जहर का चेहरा आ जाता है, जिसके कारण उसे की आंखें हद से ज्यादा ठंडी हो जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे को ये जिद्दीपन कहां से मिला है। और उसके मन में इस समय जहर को मारने की तलब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और फिर वह नीचे बैठकर अपने बेटे की तरफ देखता है, जो कि अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने अपने एक हाथ में एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता के खिलौना पकड़ा हुआ था और वह उसे ही देख रहा था। तनिष्क जब उसकी नजरों का पीछा करता है तो उसका ध्यान भी उसे पर जाता है और वह उसे कुत्ते को देखता है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। यह वो खिलौना था जिसे जहर ने यहीं पर छोड़ दिया था और उसने इसे अपने हाथों से बनाया था। तनिष्क ने 6 साल पहले जहर की किसी भी चीज को अपनी नजरों के सामने नहीं आने दिया था और उसने जहां तक के उसके सामान को भी अपने चेंजिंग रूम से हटा दिया था। उस कुत्ते को देखकर उसे की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो किसी भी तरह से इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन 6 साल पहले जब उसे उसका बेटा मिला था, जो कि बहुत ज्यादा छोटा था और उसका शरीर भी कमजोर था, और जब वो रोता था तो कोई भी उसे चुप नहीं कर पाता था और उसे मनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब कहीं जाकर तनिष्क ने अपनी गुस्से को साइड में रखकर इस खिलौने को कनिष्क को दे दिया था और वो इस कुत्ते को पकड़ जल्दी ही रोना बंद कर देता था और शांत हो जाता था और फिर उसने हमेशा के लिए इस खिलौने को अपने पास ही रख लिया था। यह वो खिलौना था जिससे उसे अपनी माँ का एहसास होता था कि उसकी माँ उसके पास ही है। इस खिलौने से उसे अपनी माँ की सुगंध आती थी। तनिष्क ने अपने बेटे की इतनी जिद्दी जवाब को देखकर आप गहरी सांस ली और फिर अपनी आवाज को नरम करते हुए बोलता है कि कनिष्क, क्या तुम मुझसे अब इस तरह से बात करना चाहते हो? क्या तुम अब पहले की तरह मुझे पसंद नहीं करते? वही उसकी बात तो सुनकर कनिष्क कुछ भी नहीं बोलता और चुप रहता है। काफी समय तक चुप रहने के बाद वो अचानक से अपने मुंह से कुछ शब्द निकलता है, जिसके कारण तनिष्क की आंखें और भी ज्यादा गहरी और लाल हो जाती हैं। कनिष्क तनिष्क से अचानक से बोलता है कि मुझे मेरी मॉम की याद आती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम चाहिए, मुझे कोई भी और औरत अपने पास नहीं चाहिए।
भी तनिष्क कनिष्क की बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर कनिष्क से बोलता है कि कनिष्क, मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। वहीं उसकी बात को सुनकर कनिष्क एक बार फिर से चुप हो जाता है। वो पहले से ही जानता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कई बार अपने पापा से अपनी माँ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी तनिष्क ने उसे पूरा सच नहीं बताया, और जिसके कारण कनिष्क ने अपनी माँ के बारे में बात करना तनिष्क से बंद कर दिया था। वही तनिष्का अपने बेटे को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह जैसे ही उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से कनिष्क की आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रहा था कि मुझे समीरा खुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वह मेरी माँ बने। वो अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ था। जब तनिष्क ने उसकी ओर देखा तो वह देखता है कि उसका बेटा सीरियस था, बल्कि कोई मजाक नहीं कर रहा था। तनिष्क उसकी आंखों में देखता है, जो कि बिल्कुल जहर की आंखों से मेल खाती थी, और इस समय उसकी आंखों में भी उसकी जिद साफ दिखाई दे रही थी। वो उसे ध्यान से देखता है और उसकी आंखें भी इस समय ठंडी थी। वह अपनी गुस्से बड़ी आवाज में एक बार फिर से उसे बोलता है कि कनिष्क राठौड़, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। उठो और जाकर अपने रूम में सो जाओ। वो अब अपने बेटे से और बात नहीं करना चाहता था। हालांकि उसकी बोलने के बाद भी कनिष्क अपनी जगह से नहीं उठता, बल्कि वैसे ही घुटनों के बल बैठा रहता है, क्योंकि काफी टाइम तक घुटनों के बल बैठ करना अब उसे अपने घुटनों में तेज दर्द भी हो रहा था और उसके पैर भी सुन्न हो गए थे। लेकिन अपने घुटनों में इतना तेज दर्द होने के कारण भी वो अपनी जगह से नहीं उठता। जब तनिष्क के देखा है तो उसका गुस्सा पूरी तरह से भड़क जाता है और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कनिष्क से बोलता है, अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम बेटा। अब जब तुम अपने घुटने टेकने ही पसंद कर रहे हो तो ऐसे ही घुटने टेके रहो। और जैसे ही वह बोलता है तो वह तनिष्क की तरफ गुस्से से देखता है और फिर उसे बोलता है कि कनिष्क राठौड़, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार नहीं हो सकता। जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, ना ही मैं वो कभी करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।